हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 9 साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। टाइम रहेगा 3 घंटे और अधिकतम मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपका 80 रहेगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आपको जो आपका पेपर होगा मिड टर्म का उसका पैटर्न पता चलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, तो ज़रूर इस पेपर को ज़रूर से करके जाइएगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो देखिए आपको किस तरह से जो क्वेश्चन है वो तैयार करने हैं। फर्स्ट टाइम आप ये पेपर दोगे क्योंकि 8th से 9th का पैटर्न बच्चों बिल्कुल डिफरेंट रहता है। 8th में आपको बिल्कुल अलग पैटर्न देखने को मिलता है और 9th में आपको जो CBSE का पैटर्न होता है वो बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेंगे। तो जो टोटल क्वेश्चन है आपके उसमें आपके 39 प्रश्न रहेंगे, सभी प्रश्न कंपलसरी रहेंगे। अब 1 से 20 तक जो हैं वो आपके एक अंक के रहेंगे। इसमें खंड ख में 6 क्वेश्चन आपके 2 अंक के रहेंगे, 30 से 50 शब्दों की सीमा में लिखने हैं। खंड ग में 7 जो है आपके क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे और उसके बाद 3 क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के और 3 क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप कंप्लीट पेपर पैटर्न इंग्लिश में भी देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन करते हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में साथ साथ करेंगे। तो काफ़ी बच्चों को जो है कई बार इंग्लिश में क्वेश्चन समझ नहीं आते, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है कि आप उसको थोड़ा हिंदी में भी समझो ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर पाओ। साइंस मैथ्स में खासकर ये चीज़ रहती है क्योंकि मोस्टली बच्चों का साइंस और मैथ्स से इंग्लिश मीडियम रहता है। SST बहुत कम बच्चों के पास होती है इंग्लिश मीडियम में, तो साइंस मैथ्स में दोनों चीज़ों को कंपेयर करके थोड़ा सा तब याद किया, तब देखा कीजिए, स्पेशली साइंस में ज़रूर। तो खंड क जो है क्या दिया गया है, सर्दियों के दौरान सुबह लॉन और पार्क की घास का गीला होने में कौन सी घटना शामिल है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा संघनन। जब हवा से भरे गैस जार को ब्रोमीन वाष्प से भरे गैस जार पर उल्टा रखा जाता है तो निचले जार से ब्रोमीन के लाल भूरे रंग के वाष्प हवा वाले जार से ऊपर की ओर जाते हैं। यहाँ कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है, तो इसमें आ जाएगा विसरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर को दर्शाता है। तो इसमें आंसर आपका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। तो डी आंसर इसका रहेगा। ये कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य भी कहा जाता है, ये गलत है। जीव द्रव्य किसे कहा जाता है, कोशिका द्रव्य प्लस जो केंद्रक होता है दोनों को मिला के उसको जीव द्रव्य कहा जाता है। एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो गया, उसमें उसकी हाथ की 2 लंबी अस्थियां एक दूसरे से अलग हो गई, इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण है लिगामेंट यानी स्नायु का टूट जाना। सेक्शन है, अब हम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। व्हाट इज द फिनोमिना इन्वॉल्व इन अ लॉन ग्रास बिकमिंग वेट इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग विंटर। तो इसका आंसर आ जाएगा कंडेंसेशन। व्हेन अ गैस जार इज फुल ऑफ एयर इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन ऑन अ गैस जार फुल ऑफ ब्रोमीन वेपर्स, द रेड ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम द लोअर जार गो अपवर्ड इनटू द जार कंटेनिंग एयर। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्ड हेयर डिफ्यूजन। क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन। Which of the following statement marks as a difference between plant cell and animal cell? So plant cell have cell wall which animal cell do not. Number 4 है, among the following statement which one is correct? तो cytoplasm is also known as protoplasm, ये incorrect है, बाकी सारे correct हो जाएंगे। A person met with an accident in which 2 long bones of his hand were dislocated. Which among the following may be possible reason for this? तो इसका reason क्या हो जाएगा, ligament breaks हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्तृत शल्कीय एपिथेलियम उपस्थित होती हैं कहाँ पे, त्वचा में। अगर घास के पौधे के शीर्ष को काट दिया जाए तो भी उसकी लंबाई बढ़ती रहती है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यह अंतःवृष्ट विभजो ऊतक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊतक समान प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह है जो जीवों में एक विशेष कार्य करने के लिए सक्षम होता है, इसलिए एक बहुकोशिका जीवों में ऊतकों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है, श्रम का विभाजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में गतिमान एक कण का आधे वृत्त की दूरी तय करने में उसका विस्थापन क्या होगा। तो 2r हो जाएगा। इस तरह से है ना, r है तो आधा ये चक्कर लगाएगा तो क्या होएगा, r ये है तो 2r हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए एक लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से हिंडोला गोल झूले पर गति कर रहा है, दिए गए परिदृश्य के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है। तो लड़का जो है वो त्वरित गति से गति कर रहा है। प्रश्न 11, नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो नीचे जब कोई वस्तु गिरती है तो वह समान त्वरित गति करती है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन स्किन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द टिप ऑफ द ग्रास प्लांट इज रिमूव्ड इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन in the body, therefore presence of tissues in a multicellular organism ensure division of labor. Next step, what would be the displacement of a particle moving in a circular path of radius r after completing half a circle? तो आंसर क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा. Suppose a boy is moving with a uniform velocity of 10 meter per second on a merry-go-round ride. Which of the following is true of the given scenario? तो इसमें आंसर आ जाएगा C, the body is moving with accelerated motion. क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट? तो इट हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. नेक्स्ट देखिए, वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर. यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना, कोई भी पिंड है उसका जो द्रव्यमान है वो 2 गुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा कर दिया जाए. ठीक है, द्रव्यमान क्या कर दिया जाए? द्रव्यमान जो है वो 2 गुना कर दिया जाए और वेग आधा कर दिया जाए, तो रेखीय संवेग क्या होगा? 2 से 2 कट गया तो कोई अंतर नहीं होगा, समान रहेगा या परिवर्तित रहेगा. समान वेग से चलती ट्रेन में एक यात्री एक सिक्के को उछालता है, सिक्का कहाँ गिरेगा? तो सिक्का जहाँ उछाला गया है उसी स्थान पर गिरेगा. नेक्स्ट देखिए, फसल की उपज की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करने और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए एक ही खेत में एक पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलों को उगाना किस रूप में जाना जाता है? फसल चक्र. मधुमक्खी की कौन सी विदेशी किस्म का उपयोग व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए किया जाता है? तो एपिस मेलिफेरा. उसके बाद ये जो है 17 से 20 इसमें अभिकथन और दूसरा कारण दिया गया है. ये क्वेश्चन आपको कैसे करने होते हैं? तो A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं. अगर आपका जो अभिकथन दिया गया है, जैसे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, अभिकथन कुछ इस तरह से होगा क्वेश्चन. देखिए ये एक जो है क्या दिया गया है, ये अभिकथन दिया गया है और ये कारण दिया गया है. इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है. पढ़ने के बाद फिर देखना है A ठीक है, R ठीक है या कोई गलत है. अगर दोनों ठीक हैं तो क्या इसका जो दिया गया है ये अभिकथन, इसका कारण ये ठीक है या नहीं है? क्या इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, उसके आधार पर A, B, C, D इनमें से आंसर देने होते हैं. बहुत बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं में से देंगे, या तो A आंसर लिख देते हैं या कहेंगे R आंसर ठीक हो गया. तो ये गलत है, यहाँ आंसर नहीं होता है इसका. यहाँ से तो पढ़ना होता है और आंसर फिर यहाँ से देना होता है कि ये जो है, अगर A और R दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है तो A आंसर. अगर दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता तो बी आंसर. अभिकथन ए सही है परंतु आर गलत है तो सी आंसर. अभिकथन ए गलत है परंतु कारण सही है तो डी आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, तो अब हम देखेंगे इसमें इंग्लिश मीडियम में, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स मास. मास पे डिपेंड करता है. क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल एंड द वेलोसिटी बिकम हाफ देन द लीनियर मोमेंटम क्या होगा? सेम रहेगा, रिमेन्स द सेम. A passenger in a moving train which is moving with uniform velocity tosses a coin. The coin will fall at same place आ जाएगा, same place पे गिरेगा. उसके बाद देखिए, growing different crops in the same field in a pre-planned succession to improve the quality and quantity of the crop yield and maintain the fertility of soil is known as crop rotation. क्या आ जाएगा? crop rotation. नेक्स्ट देखिए, विच नॉन इंडियन वेराइटी ऑफ हनी बी इज़ यूज्ड इन कमर्शियल हनी प्रोडक्शन? तो क्या होगा? एपिस मेलिफेरा. 4 क्वेश्चन 17 से 20 जो है वही असर्शन रीज़न दिया गया है. ठीक है, अच्छे से पढ़ना है जैसे मैंने अभी हिंदी मीडियम में समझाया. तो इसमें देखते हैं, अभिकथन दिया गया है, ऑक्सीजन परमाणु एक शुद्ध पदार्थ है. तो ये बिल्कुल सही है. ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु जो है वो क्या है? एक शुद्ध पदार्थ जो है होगा. उसके बाद है, ऑक्सीजन कभी भी किसी एक संयोजन अवस्था में नहीं पाया जाता है. तो ये बिल्कुल गलत है. संयोजन अवस्था में पाया जाता है, जैसे H2 हो गया, CO2 हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. तो इसमें क्या होगा? इसमें देखिए, ये तो ठीक हो गया, ये गलत हो गया. अब जिसमें अभिकथन ए तो ठीक है लेकिन कारण गलत है, तो उसका ऑप्शन कौन सा हो जाता है? उसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा. देखिए सी, असर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न जो है वो गलत है, तो सी आंसर. तो अब इसका आंसर क्या होगा? ना ए होगा ना आर होगा, सी आंसर हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद अभिकथन ए दिया गया है, अमीबा एक कोशिक जीव है जिसमें एकल कोशिका भोजन ग्रहण, गैसीय विनिमय तथा उत्सर्जन जैसी सभी क्रियाओं को अंजाम देती है. बिल्कुल ठीक बात है. अमीबा एक कोशिक जीव नहीं है तो ये गलत है, तो इसका आंसर भी सी हो जाएगा. एक रेखीय पथ पर एक समान गति से गति करने वाले एक कण का वेग समय ग्राफ में प्राप्त सीधी रेखा होती है. ठीक बात है. ठीक है, ऐसे इस तरह से जो है ग्राफ होता है. नेक्स्ट देखिए, एक समान गति से गति करते एक कण का वेग समय बीतने के साथ बढ़ता है. एक समान गति हो गई तो वेग कैसे बढ़ेगा? तो भाई ये गलत हो गया, तो आंसर सी हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है,
एक रॉकेट गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है, एक रॉकेट गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। बिल्कुल ठीक बात है। रॉकेट जो है वो जो रिएक्शन है और उसके ऊपर डिपेंड करता है एक्शन रिएक्शन पे। प्रत्येक क्रिया में समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है परंतु विपरीत दिशाओं में। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो आंसर इसका रीज़न भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये ठीक हो जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। ऑक्सीजन एटम इज़ प्योर सब्सटेंस, ये ठीक है। ऑक्सीजन इज़ नेवर फाउंड इन एनी कंबाइंड स्टेट, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर सी। 18वें का आंसर सी। मैंने थोड़ा हिंदी मीडियम में समझा दिया है बेटा, तो यहाँ से आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। 19th का भी सी हो जाएगा और 20th का ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एक एक नंबर के। अब हम खंड ख करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 से 26 जो है 2 नंबर के रहेंगे। 100 ग्राम पानी में सोडियम सल्फेट का 20% विलयन तैयार करने के लिए आवश्यक इसके द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे? इसमें देखिए द्रव्यमान हमें जो दे रखा है Na2SO4 का द्रव्यमान है, मान लीजिए हमें x हमने मान लिया। पानी कितना है? 100 ग्राम है। विलयन कितना हो जाएगा टोटल? तो विलय के अंदर जो विलायक है वो मिला देंगे तो क्या होता है टोटल विलयन, तो x + 100 हो जाएगा। द्रव्यमान कितना है? 20%। तो x + 100 डिवाइडेड बाय इंटू में 100 कितना हो जाएगा? 20 के बराबर। और जब आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 ग्राम आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 25 ग्राम। तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 20% सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो अभी जो आंसर किया है वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी? ठीक है, यानी कोलॉइडल विलयन के गुण धर्म बताने हैं। तो इसमें कोलॉइडल में क्या होगा? एक तो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, एक ये हेट्रोजीनस यानी विषमांगी होते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चे, हेट्रोजेनस यानी विषमांगी होते हैं। और यहाँ से फर्स्ट का आंसर आप कर लेंगे इंग्लिश मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित कोशिका भागों के घटकों के नाम बताइए, यानी ये किस किस से मिलके बनी है? प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से। एंड सेल वॉल किससे बनी है? पैक्टीन, लिग्निन और सेलुलोज से बनी है। पैक्टीन, लिग्निन और सेलुलोज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें और में दिया गया है। यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? तो अगर उसका संगठन नष्ट हो जाता है तो कोशिका नष्ट हो जाएगी और सारी कोशिका गतिविधि रुक जाएगी। ठीक है, सारी कोशिका गतिविधि क्या हो जाएंगी? रुक जाएंगी। इसको इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 और इसका और है। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन? सो व्हाट विल हैपन? ऑल द एक्टिविटीज लाइक ब्रीदिंग, फीडिंग, एक्सक्रीशन स्टॉप्ड एंड सेल वॉल गेट डैमेज। सेल गेट डैमेज, सेल कंप्लीटली डैमेज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में क्या डिफरेंस है? तो पैरेन्काइमा में क्या होगा? उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, कोलेनकाइमा में नहीं होते। पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन होता है कि ये फूड को स्टोर करती है और कोलेनकाइमा का होता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हिंदी मीडियम में। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में इसमें अंतरकोशिकीय स्थान होता है, इसमें नहीं होता। ये इसका काम पैरेन्काइमा का संग्रहण का होता है जबकि कोलेनकाइमा लचीलापन देती है। क्वेश्चन नंबर 25 है। एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए गतिमान और दूसरे के लिए स्थिर प्रतीत होती है। तो ट्रेन के अंदर बैठे लोग स्थिर होंगे, आपस में एक दूसरे को देखेंगे, लेकिन बाहर वाले कैसे लगेंगे? गतिमान लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ देखेंगे। गिव एन एग्जाम्पल वेयर अ बॉडी विच मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अदर। तो इसमें क्या आ जाएगा? इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट द पैसेंजर अपीयर टू बी रेस्ट इन ट्रेन बट आउटसाइड इन मोशन। तो ये 25वां क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें और में दिया गया है। जब एक चलती बस को रोकने के लिए ब्रेक लगाई जाती है तो आप इसमें आगे की दिशा में और जब रुकी हुई अवस्था में त्वरित होती है तो पीछे की ओर क्यों गिरते हैं? तो आप सभी बच्चे जानते हैं ऐसा किस लिए होता है? जड़त्व के कारण ऐसा होता है और आप इसमें आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 है। जड़त्व के कारण यानी इनर्शिया के कारण। ठीक है, इनर्शिया है, इंग्लिश में बोलेंगे इनर्शिया। ऊंची कूद लगाते समय एक एथलीट जमीन पर कुछ रेत या गद्दे क्यों रखता है? तो ऊंची कूद लगाते समय रेत या गद्दों पर गिरने में समय लगेगा, जिसमें संवेग कम हो जाएगा और बल जो है क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, रेत या गद्दे पर गिरने में क्या होगा? समय लगेगा और संवेग जो है वो कम होगा और बल भी कम लगेगा।
So why do we fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop and fall backward, which accelerate from rest? So due to inertia. Why does an athlete put some sands or cushion on the ground while high jumping? So when athlete fall on soft landing sites, jump take a longer time to come to stop. The rate of change of momentum of athlete is less, due to which a small force is applied. नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी हम करेंगे। तो यहाँ से आपका सेक्शन सी शुरू हो जाता है। 27 से 33 नंबर के क्वेश्चन जो है सेक्शन सी में रहेंगे। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, 5 न्यूटन एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 8 मीटर पर सेकंड का त्वरण तथा द्रव्यमान m2 को 24 मीटर पर सेकंड का त्वरण देता है। बल कितना है? 5 न्यूटन का। यदि दोनों द्रव्यमान एक साथ बंधे हों तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा? इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, a force of 5 Newton produce an acceleration of 8 meter per second square on a mass m and an acceleration of 24 meter per second square on a mass m2. What acceleration would the same force provide if both the masses are tied together? अगर दोनों मास को इकट्ठा बांध दिया जाए तो क्या एक्सेलरेशन होगा? इसका सॉल्यूशन यहाँ से करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास होता है F इज इक्वल टू एम ए। m1 हमें दिया गया, m1 निकाल लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे m निकाल लेंगे, F दिया गया है और a दिया गया है अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ से हमने m1 निकाल लिया 5/8, m2 निकाल लिया 5/24, दोनों को जोड़ दिया, एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो 0.833 आ जाएगा। उसके बाद a निकालना है तो a का फॉर्मूला क्या होगा? F/m। तो f जो है हमारे पास 5 है और a हमारे पास ये आया है, तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निलंबन के 3 गुण धर्म बताने हैं। निलंबन क्या होता है? निलंबन यानी सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में 3 गुण धर्म, एक तो ये हेट्रोजीनस यानी विषमांगी होते हैं, ये अनस्टेबल यानी अस्थायी होते हैं, नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। अगला क्वेश्चन है मिश्रित फसल के 3 फायदे बताइए। मिक्स्ड क्रॉपिंग के कोई 3 जो है बेनिफिट बताने हैं। तो फसल अच्छी हो जाती है, इससे सॉइल फर्टिलिटी यानी उर्वरता बढ़ती है, और जो पेस्ट हैं, बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, वो कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू जब हम सिंगल एक ही फसल को उगाते हैं तो, ठीक है। तो मिश्रित फसल के ये 3 फायदे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 या क्वेश्चन नंबर 29 को आप इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन हमने कर लिया, इनहेरिट द एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। In brief state, what happens when dry resins are left for some time in pure water and later transferred to sugar solution? पहले इसको पानी में डाल दिया, फिर बाद में उसको शुगर सॉल्यूशन में डाल दिया, तो क्या होगा? ठीक है, तो पहले तो वो फूल जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी और फिर से श्रिंक हो जाएगी एक्सोस्मोसिस के कारण। बी है ए रेड ब्लड सेल इज केप्ट इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। रेड ब्लड सेल्स को कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला तो क्या होगा? इट गेट श्रिंक ड्यू टू एक्सोस्मोसिस, ये श्रिंक हो जाएगी एक्सोस्मोसिस के कारण। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल ब्रेक डाउन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल का ब्रेक डाउन हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल सेल ऑर्गेनेलीज जो है ऑल सेल ऑर्गेनेलीज कम आउटसाइड, लाइसोसोम गेट बर्स्ट एंड डाइजेस्ट द सेल, सेल को क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, संक्षेप में बताइए कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है सूखी किशमिश को कुछ समय के लिए शुद्ध पानी में छोड़ दिया जाए और बाद में उन्हें चीनी के विलयन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो क्या होगा? पहले फूल जाएगी, फिर मुरझा जाएगी। एक लाल रक्त कोशिका को नमक के सांद्र विलयन में रखा जाए तो यह मुरझा जाएगी, पानी बाहर आ जाएगा। कोशिका को प्लाज्मा झिल्ली टूट जाती है, सभी अंगक बाहर आ जाएंगे, लाइसोसोम फट जाएगा, कोशिका अंगों का पाचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया कोशिका और प्याज के छिलके की कोशिका से कैसे अलग है? तो कोई 3 अंतर आपको यहाँ पे बताने हैं। तो देखिए, तो इसमें बैक्टीरिया में ये आकार में छोटी होती है, केंद्रक नहीं होता, केवल एक क्रोमोसोम होता है, कोशिका अंग जो है झिल्ली के बिना होते हैं। लेकिन जो प्याज का छिलका यानी जो हमारी जो है कोशिका होगी प्याज की यानी पादप कोशिका, तो आकार में बड़ी होगी, केंद्रक होता है एक से ज़्यादा और झिल्ली के साथ होते हैं अंगक, ठीक है। एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं, झिल्ली के साथ अंगक जो है झिल्ली के साथ होते हैं। तो यानी यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है उन दोनों में अंतर लिखना है। क्लियर? तो इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं इसको हम। हाउ इज़ बैक्टीरियल सेल डिफरेंट फ्रॉम अनियन सेल? तो बैक्टीरिया जो है स्मॉल इन साइज, अनियन पील में लार्ज इन साइज, नो न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें 1 क्रोमोसोम होता है, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम। इसमें जो ऑर्गेनेलीज होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है नहीं होती, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। अनियन पील में मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तापमान परिवर्तित करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 593 को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे, इसमें से 273 माइनस कर देंगे। 375 को केल्विन में बदलना है तो इसमें 273 प्लस कर देंगे और इसमें भी 273 प्लस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, जड़त्व को परिभाषित करना है यानी इनर्शिया को परिभाषित करना है। वह गुण जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जड़त्व कहेंगे। यात्रा के समय कार में सीट बेल्ट बांधने की सलाह क्यों दी जाती है, तो क्यों दी जाती है, ताकि संवेग में परिवर्तन की दर कम हो और आगे जाकर ना गिरे, ठीक है, इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, डिफाइन इनर्शिया। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पोजीशन, क्या कहलाएगा इनर्शिया। बी है, व्हाई इज इट एडवाइज टू वियर सीट बेल्ट इन द कार वाइल ड्राइविंग, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पैसेंजर बाय सडन ब्रेक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, ठोस तथा गैस अवस्था में किस में विसरण की दर अधिक होती है और क्यों। तो किस में होगी, गैस में होगी, क्योंकि इसमें आकर्षण बल कम होता है। बी है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, इसे खुला छोड़ देने पर क्या होगा। तो शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर खुला छोड़ देंगे तो ये ऊर्ध्वाधर के कारण सीधे गैस में बदल जाएगी। इसमें देखते हैं, बिटवीन सॉलिड एंड गैस विच विल हैव मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड वाई। किस में होगा, गैस में होगा, गैस विल हैव मोर डिफ्यूजन बिकॉज देयर इज लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज ड्राई आइस, व्हाट विल हैपन इफ यू लेफ्ट इट इन ओपन। तो ड्राई आइस क्या है, सॉलिड CO2 एंड इट सब्लिमेट इनटू गैस, ये क्या हो जाएगी, गैस में सब्लिमेट हो जाएगी। उसके बाद देखिए खंड घ दिया गया है, प्रश्न 34 से 36 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। संवन उत्तक किन्हें कहते हैं, किसी एक संवन उत्तक के कार्य एवं उसके घटकों के नाम बताने हैं। तो संवन उत्तक कौन से होंगे, जाइलम और फ्लोएम, जो जल और भोजन का स्थानांतरण करते हैं। जाइलम के घटक लिख रहे हैं, वाहिनिका, वाहिका, पैरेनकाइमा और रेशे, और इसका काम क्या है, कार्य भी लिखना है ना, तो कार्य है पानी व खनिज लवण का संवन करना। उसके बाद क्वेश्चन आता है, इसी को हम इंग्लिश मीडियम में करते हैं बेटा, साथ साथ करेंगे। What are vascular tissues and write the function of any one vascular tissue. Also write the name of component. Vascular tissue यानी xylem and phloem, they are known as vascular tissues because they can transport food and water. Xylem के जो components हैं वो क्या हैं, vessels, tracheids, parenchyma and fiber, और इसका function क्या होगा, water and minerals को transport करना। नाउ नेक्स्ट है, नेम द 3 टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। तो 3 प्रकार के पेशीय उत्तक के नाम लिखने हैं और 2 अंतर बताने हैं। 3 प्रकार के पेशीय उत्तक कौन से हो जाएंगे, रेखित, अरेखित और हृदय पेशियां, और उसके अंदर 2 अंतर आपको यहाँ पर बताने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट आप कर सकते हो, आपको याद भी होगा, ठीक है। 2 अंतर में क्या हो जाएगा कि उनके अंदर आपको बताना है कौन से में ज़्यादा न्यूक्लियस है, कौन से के ऊपर रेखाएं होती है। रेखित जो है वो रेखीय, उनके ऊपर रेखाएं उपस्थित होती हैं, बैंड्स उपस्थित होते हैं, और वो हमारी इच्छा से के अनुसार कार्य करती हैं, ठीक है। ऐच्छिक होती हैं, जबकि अरेखित में कोई बैंड नहीं होते, और अनैच्छिक होती हैं, हृदय पेशियां भी अनैच्छिक होती हैं। इस तरह से आप 2 अंतर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, आपने आसपास होने वाली घटनाओं के 3 उदाहरण दीजिए जिनमें गति के प्रथम नियम द्वारा समझाया जा सकता है। तो गति के प्रथम नियम द्वारा कार में सीट बेल्ट लगाना, दरी को झाड़ना, सामान का गिरना, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड, यदि 2 व्यक्ति एक बॉक्स का समान परिमाण से विपरीत दिशा की में धकेलते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, तो क्या बॉक्स गति करेगा, तो ये बॉक्स गति नहीं करेगा, क्योंकि कुल जो नेट बल होगा वो 0 रहेगा, ठीक है। कुल नेट बल क्या रहेगा, 0 रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेम 3 टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ये हम कर चुके हैं। स्टेरेटिड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जरूर करके जाइएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन फ्रॉम वेयर योर सराउंडिंग दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें आ जाएगा सीट बेल्ट इन कार, लगेज ऑन रूफ एंड कॉयल फॉल इन, कॉइन जो है वो कहाँ गिर जाता है, टम्बलर में, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। इफ 2 पर्सन पुशिंग ए बॉक्स इन अपोजिट डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड देन एज शोन विल बी द बॉक्स मूव और नॉट। तो इसमें क्या आ जाएगा, बॉक्स मूव नहीं करेगा बिकॉज द रिजल्टेंट फोर्स इज 0 ऑन द बॉक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन और में क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखिए और में क्वेश्चन दिया गया है, गति का द्वितीय नियम और इसका गणितीय सूत्र लिखना है, और ये न्यूमेरिकल दिया गया है। तो गति का दूसरा नियम क्या है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके त्वरण के समानुपाती होता है, और F = ma, ठीक है। और ये ट्रेन वाला देखिए, एक ट्रेन जो है जिसमें 54 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चल रही है, ब्रेक लगाने पर 2 सेकंड का समय लेती है, उसके बाद उसमें बल की गणना करनी है, तो फॉर्मूला लगा देंगे F = ma। तो चलिए करते हैं इसको, यहाँ पे करेंगे।
स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो F इज इक्वल टू एम ए। न्यूमेरिकल देखेंगे, U क्या है यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है? तो पर आवर है तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना कर देंगे। और V0 है क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद वो रुक जाती है, स्टॉप है ना, तो V0 हो जाएगा। M दे रखा है 800 किलोग्राम, टाइम दे रखा है 2 सेकंड। तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू M इंटू ए। तो ए कैसे निकालेंगे? V माइनस यू बाई टी, और इसको सॉल्व करेंगे सारे को वैल्यू पुट करके, तो -600 न्यूटन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कारण बताइए। वाष्पीकरण शीतलता उत्पन्न करता है, ठीक है, और वाष्पीकरण शीतलता उत्पन्न क्यों करता है? आर्द्रता में वृद्धि के साथ जलीय विलयन के वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, व्हाई? तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे। वाष्पीकरण ठंडक उत्पन्न करता है। वाष्पीकरण एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ है अपने चारों ओर से गर्मी को अवशोषित करना, जिससे ठंडक मिलती है। एक जलीय घोल का वाष्पीकरण दर आर्द्रता में वृद्धि के साथ कम क्यों होता है? तो वाष्पीकरण दर आर्द्रता के साथ इसलिए कम होती है क्योंकि हवा पहले से ही जलवाष्प से संतृप्त होती है। सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि ये पसीने को अवशोषित करते हैं और जिससे हमें ठंडक मिलती है। उसके बाद इसी का जो है आगे फर्दर और में दिया गया जो क्वेश्चन है वो करेंगे। पदार्थों के उनके कणों के बीच व्यवस्थित करना है। तो सबसे कम आकर्षण बल नाइट्रोजन गैस में होगा, फिर पानी में, शहद में, नमक में। बताइए कि कई जो है किस भौतिक अवस्था में कणों के बीच न्यूनतम आकर्षण बल होगा? भाप या गैस में। अधिकतम संपीड़ितता होगी गैस में, और अधिकतम प्रवाह क्षमता किस में होगी? गैस में। इंग्लिश मीडियम में करेंगे। इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग बिकॉज इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस मीनिंग इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग विच रिजल्ट इन कूलिंग। रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है डिक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। क्यों हो जाता है? क्योंकि द एयर इज ऑलरेडी सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट हेल्पिंग इवेपोरेशन प्रोसेस एंड दिस प्रोवाइडिंग अ कूलिंग इफेक्ट। उसके बाद और का करेंगे। और में देखिए, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होता है। उसके बाद वाटर, हनी एंड सॉल्ट। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर विल हैव मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्टीम में होगा, गैस में, मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी गैस में, मैक्सिमम फ्लूइडिटी भी गैस में रहेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36 आपका 5 मार्क्स का। और का भी हमने यहाँ से क्वेश्चन कर लिया है, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, कंप्लीट हो गया है ये क्वेश्चन आपका, ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आगे खंड अड़ दिया गया है। इसमें ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपका जो है ये स्रोत आधारित प्रश्न होगा। तो इसको आपको एक बार क्या करना है? पढ़ लेना है। विलयन के घटक क्या है? विलय और विलायक। कोलाइडल विलयन के 2 उदाहरण देने हैं, जैल, दूध, रक्त दे सकते हो। मिश्रण के 2 गुण बताने हैं, टिंडल प्रभाव नहीं होता, आकार के कण जो है आकार में कण बड़े बड़े होते हैं। विषमांगी समांगी से कैसे भिन्न होता है बच्चों? विषमांगी में जो है हम घटकों को पहचान कर सकते हैं, जबकि समांगी में नहीं कर सकते। वो एक उदाहरण लिख सकते हो, विषमांगी टिंडल प्रभाव दिखा सकते हैं, समांगी प्रभाव नहीं दिखाते। चीनी में पानी का घोल देना समांगी है, ठीक है, और चीनी में आप कह सकते हो रेत का घोल देना या मैदे का घोल देना, वो क्या होगा? विषमांगी होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 इंग्लिश मीडियम में। तो यहाँ से आप कर सकते हो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्यूशन के कंपोनेंट। एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ब्लड है, मिल्क है। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगी? एक हेट्रोजीनस, ये हेट्रोजीनस है, ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज और टिंडल इफेक्ट शो जो है ये कर सकता है। उसके बाद हाउ होमोजीनस मिक्सचर डिफरेंट फ्रॉम हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस में हम जो कंपोनेंट्स है वी कैन नॉट आइडेंटिफाइड विद नेकेड आइज, बट इन हेट्रोजीनस वी कैन आइडेंटिफाई। हेट्रोजीनस में टिंडल इफेक्ट हो सकता है, जबकि होमोजीनस में टिंडल इफेक्ट नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, यहाँ से पढ़ लेंगे आप इसको अच्छे से। 38 और 39 दोनों के आंसर्स हम इकट्ठे करेंगे, तो आप एक बार यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से ये 39 हो जाएगा, ये वाले सारे क्वेश्चन 39 के इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। ये आपका 38 क्वेश्चन हो जाएगा। ऑर्गेनेली का नाम बताना है। उसके बाद पैकिंग कौन करता है? गोल्गी बॉडीज के। नेम एन ऑर्गेनेल विच सर्व एज प्राइमरी पैकिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। ध्यान रखिएगा, जब भी प्राइमरी पैकिंग की बात आए, जहाँ भी पैकिंग हो, प्रोटीन की बात आए, पैकिंग की बात आए, तो आपका दिमाग कहाँ चलना चाहिए? गोल्गी बॉडी पे। What is the role of semi permeable membrane? Obviously regulate the entry and exit of substance. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम क्या है? कि जो भी सब्सटेंस अंदर बाहर आ जा रहे हैं उनको जो है उनको रेगुलेट करना होता है।
नेक्स्ट है सी पार्ट है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक तो ये न्यूक्लियस के बेस पे लिख सकते हो, 2 नंबर का है तो एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा। ऑर्गेनलीज के बेस पे प्रोकैरियोटिक में जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ठीक है। बट जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं लाइक प्लांट सेल, एनिमल सेल, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होती हैं। और में आ जाएगा राइट टू फंक्शन ऑफ वैक्यूल। तो राइट टू फंक्शन ऑफ वैक्यूल में स्टोरेज एंड वेस्ट डिस्पोजल, ये वैक्यूल के मेन फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड टू बी कांस्टेंट। तो यहाँ से आप इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट डाउन द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी? सो द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगी, ईजी है। नेक्स्ट है, हाउ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफर फ्रॉम वेलोसिटी। तो बेटा आप बहुत अच्छे से जानते हो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? इसमें कोई इसी डायरेक्शन की बात नहीं करते, रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात करते हैं। इट इज़ ओनली कंसर्न विद मैग्नीट्यूड। तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी में सी पार्ट है। अ ट्रक ड्राइवर ड्राइव 20 किलोमीटर डाउन द रोड इन 5 मिनट। 5 मिनट में 20 किलोमीटर जो है वो ड्राइव करता है। ही देन ड्राइव 12 किलोमीटर डाउन द रोड इन 3 मिनट। 12 किलोमीटर फिर चलता है 3 मिनट में। व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 32। आप टोटल डिस्टेंस को जोड़ दोगे ना, यहाँ से 20 और 12 अलग अलग है तो 32 हो गई। अब टाइम कितना दे रखा है? 5 मिनट और 3 मिनट। ये किलोमीटर में है तो मिनट के घंटे बनाने पड़ेंगे, आवर बनाने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, वहाँ से उनके आवर बना लोगे। ये तो बहुत ईजी है बेटा कैलकुलेशन। तो टाइम यहाँ पे आवर्स में जब आप इसको चेंज करोगे कैलकुलेशन करके तो ये 2/15 आ जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 240 किलोमीटर पर आवर। और में क्वेश्चन दिया गया है, एन एरोप्लेन फ्लाइज 200 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। आपको यहाँ पे क्या दे दिया है? डिस्टेंस दे दिया है और आपको स्पीड दे रखा है, ठीक है। देन अनदर 200 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन। तो आपको एरोप्लेन की एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है स्टूडेंट्स? एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 400 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, ठीक है। टाइम निकाल लेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दे रखी है, यहाँ पे से 2/3 आ गया। T2 हो जाएगा 200/240, यहाँ से आ गया 5/6। टोटल टाइम दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे। आप खुद से करेंगे, एलसीएम बहुत इजी है, बच्चों वाला काम है। तो यहाँ से आ जाएगा 1.5 आवर्स। और उसके बाद जो है एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 400 और टोटल टाइम कितना आ गया? 1.5। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 266.67 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन है, एक ऐसा कोशिकांग बताइए जो कोशिका के भीतर वितरित होने वाले अणुओं के प्राथमिक पैकिंग का काम करता हो। तो जहाँ पे भी पैकिंग की बात आए वहाँ पे गोल्गी बॉडीज़ आ जाएगा कि गोल्गी बॉडीज़ जो है वो पैकिंग का काम करती हैं। दूसरा है, कोशिका में अर्धपारगम्य झिल्ली की क्या भूमिका है। तो अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है वो जो भी पदार्थ अंदर बाहर आते जाते रहते हैं उनको नियंत्रित करने का काम करती है, प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका में 2 अंतर बताइए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो एक कोशिकीय होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक झिल्ली होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कितनी झिल्ली होती हैं? 2 झिल्ली होती हैं। उसके बाद है, यहाँ में दिया गया है रिक्तिका के 2 कार्य लिखिए। तो भंडारण और अपशिष्ट पदार्थों का निपटान जो है वो रिक्तिका के कार्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों, इसमें इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है। तो त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। अगला है, किसी वस्तु की गति उसके वेग को कैसे भिन्न होती है। तो वस्तु की गति और वेग में अंतर बताना है। तो यहाँ पे चाल और वेग, ठीक है। वस्तु की गति उसके वेग से, यानी चाल और वेग में अंतर। तो गति एक अदिश राशि है जो कि दर्शाता है कि कोई वस्तु कितनी तेज़ी से चल रही है, चाहे उसकी दिशा कुछ भी हो, यानी दिशा के ऊपर निर्भर नहीं करती है। और केवल इसमें क्या होता है? परिमाण होता है। वेग एक सदिश राशि है जो कि एक विशेष दिशा में वस्तु की गति को दर्शाता है, और इसमें परिणाम और दिशा दोनों को शामिल करना अनिवार्य है। सी पार्ट दिया गया है, एक ट्रक चालक है, 20 किलोमीटर 5 मिनट में चलाता है, फिर वह सड़क पर 12 किलोमीटर 3 मिनट में चलता है, उसका औसत वेग क्या होगा।
तो औसत वेग क्या होगा, कुल दूरी बटे में कुल समय। दूरी कितनी है टोटल 32 किलोमीटर, समय कितना है 2/15। औसत वेग क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 240 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल से डर के इनको छोड़ना नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला पुट करना होता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको देनी होती है और आप बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर न्यूमेरिकल से कर लेते हो। हमने देखा है कुछ बच्चे न्यूमेरिकल से घबरा जाते हैं कि ये नहीं होंगे, तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको फार्मूला पुट करना होता है और जो भी एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं ना, बस वो सफिशिएंट हैं, वो उतना ही न्यूमेरिकल कर लो, उन्हीं के बेस पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, सी है, दूसरा पार्ट दिया गया है। एक हवाई जहाज़ 200 किलोमीटर की दूरी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से तय करता है, फिर 200 किलोमीटर की दूरी 240 से तय करता है, उसकी औसत गति बतानी है। 2 बार तो गति दी हुई है, ठीक है, और दूरी दी हुई है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर औसत निकालना है तो कुल दूरी बटे में क्या आना चाहिए, कुल समय। औसत गति कब निकलेगी, कुल दूरी बटे कुल समय। लेकिन यहाँ पे दूरी तो है, समय नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, अलग अलग जो गति दे रखी है उनसे अलग अलग समय की गणना करके टोटल कर लेंगे। तो हमारे पास कुल दूरी कितनी आ गई 400। तो T1 टाइम निकालेंगे तो दूरी बटे गति 2/3 आ गया। T2 200/240 5/6 आ गया। कुल समय इन दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेना तो बच्चों का काम है आपके लिए, इसको सॉल्व करना ऐसे करके कर लेंगे ना बच्चों की तरह। 5/6, अब एलसीएम आ गया, फिर इसका आंसर आ जाएगा 1.5 घंटा। अब औसत गति निकालनी है बच्चे, तो क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय 400/1.5, तो कितना आंसर आ जाएगा 266.67 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर। आई होप आप सबको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी, पेपर पैटर्न पता चला होगा और इसमें मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कराए हैं आपको, जो आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।